अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज की सबसे बड़ी खबर, नेपाल सीमा से आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। टुंडा पर 40 से ज्यादा बम धमाकों में शामिल होने का आरोप। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इंफॉर्मेशन मिली और जिसके इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों ने इसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। इसकी डिटेल इंटरोगेशन चल रही है, जिसको कि हम आपको समय समय पे में जैसा इसे इंटरोगेशन से और पता चलेगा, इसके जो इरादे थे वो आपको हम और बतलाएंगे। टुंडा लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकी और दाऊद का करीबी है। 40 से ज्यादा ब्लास्ट के आरोपी मामलों में टुंडा को बम बनाने में माहिर माना जाता है। अब्दुल करीम यूपी के पिलखुआ का रहने वाला है। टुंडा 80 के दशक में आतंक की दुनिया में आया। साल 2000 में खुफिया एजेंसियों ने इसे मरा मान लिया था, लेकिन 2005 में टुंडा के केन्या में होने की खबर आई, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। दिल्ली में बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया। हालांकि नरेंद्र मोदी का भाषण 6 बजे शाम को होगा। उससे पहले सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का संबोधन हुआ। मोदी के भाषण के बाद शाम 7 बजे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का समापन संबोधन होगा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप में अरुण जेटली ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काफी जिक्र किया। उन्होंने यहां तक कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी हार का कारण बन सकता है। उनका संकेत ये था कि टीवी चैनलों से बात करते वक्त प्रवक्ता सावधानी बरते। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अरुण जेटली ने कहा है कि अगला चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी की तर्ज पर होने वाला है। खबर है कि जेटली ने तो यहां तक कह डाला कि हमारा नेतृत्व तय है, लेकिन कांग्रेस अपने पीएम के नाम का ऐलान नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण का भी जेटली ने बचाव किया। मोदी के बारे में केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राजा भोज और गंगू तेली वाली बात जो कही थी, उसे लेकर अरुण जेटली ने कहा कि आपत्तिजनक है और गुलाम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मीडिया वर्कशॉप में सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगले चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार अहम मुद्दा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिकता को चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में है, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरना जरूरी है। मीडिया वर्कशॉप में सुषमा स्वराज ने सभी प्रवक्ताओं को एक सुर में बोलने के लिए कहा। सूत्र बताते हैं कि सुषमा ने सभी प्रवक्ताओं को दमखम और शालीनता के साथ अपनी बात रखने के लिए कहा। सुषमा ने कहा कि इस बात का ख्याल रखें कि बोले गए शब्द वापस नहीं होते। दिल्ली में आज शाम नरेंद्र मोदी पार्टी प्रवक्ताओं और नेताओं को मीडिया मंत्र देंगे। इस मीडिया वर्कशॉप में बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी का खास भाषण होगा, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे कांग्रेस को घेरना है और कैसे मीडिया को हैंडल करना है। नरेंद्र मोदी अपने मीडिया मैनेजमेंट वर्कशॉप में प्रवक्ताओं को बताएंगे कि मीडिया को कैसे डील करना है। साथ ही मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को भी मीडिया मंत्र की रणनीति से रूबरू करवाएंगे। कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी प्रवक्ताओं को फैक्ट शीट भी देंगे। उधर मोदी की पाठशाला के लिए दिल्ली की एनडीएमसी बिल्डिंग में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसमें आडवाणी को किनारे लगा दिया गया है। पहले अटल आडवाणी की तस्वीरें अगल बगल होती थी, लेकिन अब अटल के बगल में मोदी हैं, जबकि दूसरे किनारे पर आडवाणी को जगह दी गई। मीडिया पाठशाला के एक दिन बाद यानी कि 18 अगस्त को नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समिति की अहम बैठक भी करेंगे। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। बैठक में मिशन 2014 के अलावा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। दिल्ली रवानगी से पहले नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के कामकाज की वो जमकर तारीफ करते हैं। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के लोकसभा क्षेत्र विदिशा से लोग उन्हें खोजते हुए दिल्ली आ धमके। बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप जहां चल रहा था, उसके बाहर ये लोग सुषमा के खिलाफ नारे लगाने लगे। इनका आरोप है कि सुषमा अपने मतदाताओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं। गया में प्रदेश बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन की बैठक में बिहार में आई बाढ़ को लेकर मंथन किया गया। साथ ही 27 अक्टूबर को होने वाली हुंकार रैली की रणनीति भी बनाई गई।
15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री पर अपने भाषण के जरिए हमला बोलने वाले मोदी पर आडवाणी के बाद शिवसेना ने निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में व्यंग्य किया है। मोदी जिस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, ऐसा लगता है उनके सत्ता में आते ही सारे हालात सुधर जाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी का हवाला देते हुए उद्धव ने सामना में लिखा है कि मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आडवाणी जी खुद कह चुके हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसी आलोचनाओं से बचा जाना चाहिए। उद्धव ने सामना में लिखा है कि जिस तरह से देवगौड़ा मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे, वैसे ही मोदी दिल्ली की गद्दी के बारे में सोच रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ चिंगारी लगा दी है, लेकिन कई बार चिंगारी लगाने वाला खुद ही जल जाता है। हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर मोदी लाल किले पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा आया है। शुक्रवार को भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक स्कलिंग ने गांधीनगर में मोदी से मुलाकात की और उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया। उधर मोदी को ब्रिटेन से मिले न्योते का विरोध भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन के नेताओं को लिखी खुली चिट्ठी में काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने मोदी को न्योते का विरोध किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मोदी के दौरे से कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया मोदी को बुला रहा है, लेकिन अमेरिका से एक बार फिर से मोदी को वीजा नहीं देने के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। अमेरिकी धार्मिक आयोग से जुड़ी कैटरीना लैंटोस ने कहा है कि दंगों में मोदी की भूमिका संदेह के घेरे में है, इसलिए उन्हें वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव को महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने साधु को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही साधु यादव ने कह दिया था कि पार्टी नोटिस भी देगी तो परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी से मिलना कोई गुनाह नहीं है और अगर पार्टी सजा भी देती है तो कोई फिक्र नहीं। नरेंद्र भाई मोदी से अगर मिल ही लिए हम और दसाई चौधरी जी, तो कौन सा पाप पर गुनाह कर दिए? हम पार्टी से हैं, जब हमको पनिशमेंट देगा तो हमको डर हो जाएगा। हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग मास में हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर और हमीरपुर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार की रात फिर से फायरिंग की। भारतीय सैनिकों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। उधर कश्मीर और जम्मू के बाद पाकिस्तान ने लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। करगिल सेक्टर के द्रास और कास्कर इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने 14 साल बाद भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पिछले 2 महीने में एलओसी पर 28 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि 24 जून को हुए हैदरपुरा हमले के बाद से नियंत्रण रेखा और अंदर के इलाकों में 28 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान संसद में भारत के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और नारेबाजी की। उधर पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर पाक सरकार से कहा कि वो वकीलों के एक आयोग को भारत भेजे। ये आयोग मुंबई हमला केस में अहम गवाहों के साथ जिरह करेगा। गृह मंत्रालय ने इस आयोग की भारत यात्रा का बंदोबस्त करने के लिए भी कहा है। दिल्ली में आज सरकार की तरफ से सस्ता प्याज बेचा जा रहा है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में स्टॉल लगाए गए हैं। महंगे प्याज से जनता को राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये पहल की। सस्ते प्याज की बिक्री के लिए 1000 दुकानें लगाई गई हैं। 600 मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज बेची जा रही है। आमतौर पर बाजार में 80 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा प्याज इन दुकानों पर 50 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद में रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने अनोखा ऑफर निकाला है। ये व्यापारी 2000 रुपए की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1 किलो प्याज मुफ्त दे रहे हैं। रेडीमेड शॉप पर मिल रहे इस ऑफर से ग्राहक भी काफी खुश हैं। आगरा में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरी इन महिलाओं ने हाथों में प्याज लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी की आहट पर पीएम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने कहा है कि देश में अभी 1991 जैसे हालात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस दौर में उदारीकरण की नीति से पीछे नहीं हट सकती।
डॉलर के मुकाबले रुपए में जबरदस्त गिरावट आई है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और $1 की कीमत 62 रुपए तक पहुंच गई, जिससे विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 4 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 6 रुपए तक कमजोर हो चुका है। इसी साल 23 मई को रुपए की कीमत 55 रुपए 99 पैसे के आसपास थी, जो कि 16 अगस्त तक गिरते गिरते 62 के आंकड़े को पार कर गई। बाजार में भारी गिरावट और रुपए के कमजोर होने की वजह से सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आ गया है। शुक्रवार को सोने की कीमत में 1200 रुपए का उछाल आ गया और अब 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 को पार कर गई है। उधर सोने ने 1.5 महीने में 6,000 रुपए की छलांग लगाई है। इसी साल 28 जून को सोना 25,650 के आसपास घूम रहा था, जो कि बढ़ते बढ़ते 16 अगस्त तक 31,000 के आंकड़े को पार कर गया है। शुक्रवार को रुपए में कमजोरी के बाद शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर गया। बीएसई सेंसेक्स लुढ़क कर 19,000 के स्तर से नीचे चला गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 5600 के स्तर से नीचे तक पहुंच गया। शुक्रवार को सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। 23 जुलाई को सेंसेक्स 20,302 पर था। लगातार गिरावट के बाद 16 अगस्त को सेंसेक्स 18,000 के नीचे पहुंच गया। चर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कई फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 45 कोल ब्लॉक आवंटन के रिकॉर्ड की फाइल ही गुम हो गई है। इनमें 157 निजी कंपनियों को दिए गए कोल आवंटन की फाइलें भी शामिल हैं। पीएमओ को कांग्रेस सांसद विजय दर्डा ने बांदेर कोल आवंटन की जो सिफारिश की थी, उसकी भी फाइल गुम हो गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 5 फाइलें गायब हुई थी। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने के लिए बीजेपी ने सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार घोटाले पर लीपापोती कर रही है। सरकार का रवैया है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब स्वयं सरकार के लोग फाइलों को गायब करने में लगे हो तो इस सरकार से ईमानदारी की क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी के निलंबित आईएएस दुर्गा शक्तिनाथ पाल ने खुद को बेकसूर बताया है। यूपी सरकार की चार्जशीट के जवाब में दुर्गा ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। लखनऊ में मेट्रो रेल के मॉडल को पेश किया गया है, लेकिन मेट्रो को यहां जमीन पर उतारने में अभी वक्त लगेगा। लखनऊ मेट्रो का पहला कॉरिडोर 22 किलोमीटर लंबा होगा। इस पहले कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर नक्सलियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। भोपाल में शिवराज को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की कवायद के तहत बीजेपी ने कमल के साथ शिवराज की फोटो लगी झंडियों से पूरा शहर पाट दिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपसी झड़प में 12 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी बच्चों को लैपटॉप देने के ऐलान के बाद अब भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने जेडीयू के मंत्रियों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग की है। सीपी ठाकुर ने कहा कि कुछ मंत्रियों को नियमित रूप से दिमागी इलाज की जरूरत है। यूपी के मंत्री आए दिन बेतुके बयान देते हैं। ताजा मामला खेल राज्य मंत्री करण आर्या का है। उन्होंने कहा है कि नेता बनने के लिए पुलिस के जूतों की मार खानी पड़ती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि सीलिंग का कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दिया जाएगा। पवार का कहना है कि सीलिंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। अजमेर में एक दुकानदार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम पर नारियल बेच रहा है। मोदी के नाम से बिकने वाले नारियल की कीमत 12 रुपए और राहुल के नाम से बिकने वाले नारियल की कीमत 15 रुपए। पटना में रक्षाबंधन के लिए इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम की राखी बाजार में खूब बिक रही है। मोदी और नीतीश राखी खरीदने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके भाई भी उनके जैसे ही लोकप्रिय हों, इसलिए वो ये राखी खरीद रही है। मुंबई में हादसे की शिकार हुई पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक से 5 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। इस पनडुब्बी में 18 नौसैनिक सवार थे। इस बीच 14 अगस्त की रात आईएनएस सिंधुरक्षक में लगी आग के मामले में मुंबई पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। पनडुब्बी हादसे को लेकर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे में एक बिहार का नौसैनिक भी लापता है। हादसे के बाद से भोजपुर गांव के सुनील कुमार का कुछ पता नहीं। अमृतसर के नौसैनिक अतुल शर्मा भी सुरक्षक हादसे में लापता हो गए। राजधानी दिल्ली और आसपास के हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लोग उमस भरी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि जलजमाव की स्थिति से भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। साउथ वेस्ट दिल्ली का भी यही हाल है। यहां पर सुबह हुई बारिश के रफ्तार पर ब्रेक लग गई। दिल्ली में बारिश से राहत मिली तो आफत भी बरसी। राजधानी के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। पंजाब में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते गुरदासपुर के सरहदी इलाकों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया है। नोएडा उत्तराखंड संगठन ने उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की। अभिनेता रजा मुराद ने राहत सामग्री से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलीगढ़ में केमिकल से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। पहले इस ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर ट्रक में आग। यहां से एक रिहायशी इलाके में हुआ था। ट्रक में भरे केमिकल से उठे आग की लपटों और गंध ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पास में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम घंटों बाद आग पर काबू पा सकी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूल बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 16 बच्चे जख्मी हुए। दिल्ली के कीर्ति नगर में बीती रात तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कार में शराब की बोतलें भी मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार चलाने वाला नशे में होगा। कोलकाता में मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 छात्रों ने रैगिंग से परेशान होकर अपना एडमिशन ही वापस ले लिया है। यूपी में बदमाशों के कहर से नेता भी नहीं बच पाए हैं। ताजा मामला मुरादाबाद का है। यहां बदमाशों ने बीएसपी के नगर अध्यक्ष चंदन सिंह को गोली मार दी। कानपुर में एक चोर की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। चलते ऑटो में यह आदमी एक महिला के बैग में रखा सामान निकाल रहा था, तभी महिला ने इसे पकड़ लिया और इसके बाद उसकी जम के पिटाई। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने अगवा की गई 5 साल की एक बच्ची को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 लड़कों ने बच्ची का अपहरण किया और फिर इसके साथ रेप किया। फरीदाबाद में एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। 3.5 साल की इस मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल के ही रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में एक फर्जी मिड डे मील अफसर को गिरफ्तार किया गया है। मोती कुमार नाम का आरोपी दिघरा के मिडिल स्कूल मिड डे मील की क्वालिटी की जांच करने का नाटक कर रहा था। बागपत में अवैध खनन पर इंडिया न्यूज की खबर का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को यहां पर आरटीओ ने रेत से भरे 2 ट्रकों और एक पोकलन मशीन को सीज कर लिया और कई दूसरी जगहों पर छापेमारी की। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते करीब 8 घंटे तक बिजली सेवा ठप रही, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को खासी परेशानी हुई। उत्तराखंड के चमोली में रमसा के तहत रोजगार पाने वाले लोगों को 2 महीने बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद विरोध में बेरोजगारों ने डीएम ऑफिस में ही अनशन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने किशोर डांगे नाम का एक ऐसा कांस्टेबल है जिसकी फिजिक देखकर अच्छे के हवा गुम हो जाते हैं। किशोर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ढोल नगाड़ों और सैकड़ों श्रद्धालुओं की जय जयकार के साथ मशैल यात्रा जम्मू से भद्रवाह के लिए रवाना।